नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और साथियों, आपका स्वागत है। दूसरी बात साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीव विज्ञान और विज्ञान के कुछ लेसनों का अध्ययन कर रहे हैं और आप अच्छी तरह से इसको देख रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी बात, अपन ने लैब असिस्टेंट भर्ती राजस्थान के लिए सीरीज शुरू की है। उसी क्रम में अपन ने कुछ बातें पढ़ी थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप हो गया साथियों, इस कारण से अपने वीडियो नहीं आ रहे थे। तो अब वापस मैं एक्टिव हो गया हूं मेरे चैनल पे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो स्टडी है वो भले धीरे है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन वीडियो को बार बार देखिए साथियों, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर अपन जल के बारे में पढ़ रहे थे साथियों। तो जल के बारे में बहुत ही व्यापक चीजें इसमें आती हैं। जैसे कि आपने अब आप जानते हो कि जल एक सर्वश्रेष्ठ विलायक के रूप में कार्य करता है और सभी प्रकार के फिजियोलॉजिकल, सभी प्रकार के पादप कार्य की जो कार्य होते हैं उसमें जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पर साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जल की कुछ विशेषता है जिसके कारण जल सभी पदार्थों में, सभी द्रव पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ विलायक के रूप में कार्य करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जल की ध्रुवीय प्रवृत्ति होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन बंद होते हैं, उसके अंदर संसर्जन आसंजन बल होते हैं, उसके बाद इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है और उसमें ध्रुवीय बंध होते हैं। और ये सभी बातें जो होती है वो जल को बहुत ही श्रेष्ठ विलायक, सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाए रखने में सहायक होती है साथियों। उसी संबंध में अपन ने जल संबंध के बारे में बहुत सारी चीजों को आपके सामने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूं साथियों। तो जल संबंध में सबसे पहले तो आता है विसरण। उसके बाद साथियों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको पारगम्यता। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है इसको परासरण बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहां पर आप विभिन्न प्रकार के जल दाब पढ़ेंगे अपन कि जल दाब कौन से हैं। जल दाब में जैसे कि स्फीत दाब है, परासरण दाब है, ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको विस्तृत बताऊंगा इसके बारे में। इसके बाद कुछ चीजें और हैं जैसे कि संकुचन है, प्रंकुंचन, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो जल से रिलेटेड चीजें आती है साथियों, जल से संबंधित चीजें आती हैं जो कि जल के अनुसार ही, पानी के अनुसार, पानी की प्रकृति के अनुसार पौधों में ये पाया जाता है। तो यहाँ पर अपन पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं और पौधों के बारे में सभी प्रकार के प्लांट आ गए और सभी प्रकार के पौधों में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पौधों में पानी की क्या भूमिका होती है और पानी से कौन कौन से कार्य होते हैं। अब साथियों थोड़ा सा मैं यहां पर आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि जल एक ऐसा सार्वत्रिक विलायक है जो पादप या जंतु, किसी के बारे में भी बात करें, पौधों के बारे में, पौधों में सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो जल से होती है। जैसे कि आप जानते हो कि पौधों में जल का आदान प्रदान, खनिज लवणों का आदान प्रदान, अपशिष्ट पदार्थों का निकालना, ठीक है, उसके प्रकार श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ये सभी जल की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है। अगर पानी नहीं हो, वाष्पोत्सर्जन क्रिया है, उसके बाद बिंदु स्त्राव है, इसके बाद बहुत सारी विसरण है, परासरण है, ये सभी चीजें जो होती है वो जल की उपस्थिति में संभव होती है साथियों। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आपको जल से संबंधित जितनी भी पादपों की क्रिया होती है उनके बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला बिंदु जो अपन ले रहे हैं यहाँ पे विसरण के बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था साथियों, और वीडियो कुछ कारण से मेरे माइक बंद हो जाने के कारण वीडियो को मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि विसरण किसको कहते हैं, पहले बताया था इसलिए शॉर्ट में बताऊंगा कि विसरण की पदार्थ के अणुओं का, भले ठोस, द्रव और गैस हो, पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन जो होता है उसको विसरण कहते हैं साथियों। विसरण में हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन होगा, गैस और द्रव पदार्थों का गमन होगा। और ये गमन कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती, दोनों प्रकार के विलयनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती, तब तक ये
होता रहेगा विसरण। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे इत्र की शीशी है, मैंने पहले भी बताया था, इत्र की शीशी को कमरे में खोल देने पर आपके पूरे कमरे में उसकी महक घुल जाती है, वो विसरण की क्रिया है। उसी प्रकार अपन किसी पानी से भरे पात्र में केमनोफोर की कुछ बूंदे डाल देंगे तो वो पूरे पानी के कलर को चेंज कर देंगी, पूरा नीला हो जाएगा। इस तरह से तो ये केमनोफोर का विसरण हुआ इस पूरे पानी के अंदर। यानी कि केमनोफोर की सांद्रता एक जगह घिरी तब ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ के अणुओं का गमन हुआ और पूरे विलियन में ये केमनोफोर घुल गया साथियों। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से बात याद रखने योग्य है कि विसरण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होने को विसरण कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ बातें और है साथियों कि विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो तापमान, विसरण कब बढ़ेगा, तापमान अधिक होने पर विसरण बढ़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में गाड़ी या जो भी व्हीकल होते हैं उनके टायरों में हवा धीरे धीरे गर्मी के प्रसार के कारण, ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण हवा बढ़ जाती है, विसरण हो जाता है गैसों का और टायर फूट जाते हैं, टायर ब्लास्ट हो जाते हैं। उसका कारण यह होता है कि तापमान अधिक होने से विसरण की दर बढ़ जाती है और गैसों में विसरण ज्यादा होता है, जिसके कारण ये टायर जो होते हैं वो ज्यादा फूल जाते हैं और टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। उसके बाद विसरण की जो दर होती है वो अणुओं के आकार पर भी निर्भर करती है, अणुओं के आकार पर भी निर्भर करती है कि अणुओं का आकार कैसा है, विसरित होने वाले पदार्थ के अणुओं का या आयनों का आकार कैसा है। अगर आकार बड़ा है तो विसरण की दर कम होगी और अणुओं का आकार छोटा है तो विसरण की दर अधिक तेजी से होती है। तो यह विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है तापमान, दूसरा कारक है अणुओं के आकार या आयनों का आकार। उसके बाद तीसरा कारक है विसरण का माध्यम, विसरण का माध्यम। अब यहां पर बात करें कि विसरण का माध्यम कैसा है कि माध्यम की सांद्रता बढ़ने पर विसरण की दर कम हो जाती है। जैसे मैंने ये कहा कि जैसे पहले एक और सांद्रता बहुत कम है और एक और ज्यादा है। अगर सांद्रता ज्यादा है वो कम की ओर धीरे धीरे बढ़ेगी और कम की ओर धीरे धीरे बढ़ेगी तो विसरण की दर जो जैसे जैसे वहां पर जैसे ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, ए पार्ट में सांद्रता अधिक है और बी पार्ट में सांद्रता कम है, तो ए पार्ट से अणुओं का गमन बी पार्ट की ओर होगा, लेकिन वह एक स्थिति तक ही होगा। जैसे जैसे बी पार्ट में अणुओं की सांद्रता बढ़ती जाएगी, गमन जो होगा वो धीरे हो जाएगा। यानी कि यहां पर अणु ज्यादा बढ़ गए तो यहां से अणु इधर आने में थोड़ी देरी लगेगी। तो ये भी एक है कि विसरण का माध्यम कैसा है, विसरण का माध्यम अधिक है, अगर सांद्रता ज्यादा है तो दर कम हो जाएगी। तो यहां पर ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है साथियों, विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है यहां पर। उसके बाद विसरण क्रिया का महत्व के बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लें कि विसरण क्रिया का महत्व क्या होता है, विसरण का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं जो होती हैं, विसरण का महत्व के बारे में देखिए आप। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो विसरण के द्वारा होती है। तो विसरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विसरण के महत्व में ही आता है। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो एक आवश्यक दुर्गुण भी माना जाता है। आपको बता दूं कि वाष्पोत्सर्जन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से देखोगे वाष्पोत्सर्जन आवश्यक भी है और दुर्गुण भी है। तो ये क्यों है, तो वाष्पोत्सर्जन के लिए भी विसरण का महत्व है। तीसरी बात, निष्क्रिय अवशोषण। पौधों में दो प्रकार के अवशोषण पाए जाते हैं, जल और खनिज लवणों के जो अवशोषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। तो निष्क्रिय अवशोषण जो होता है उसमें यह आवश्यक होता है, निष्क्रिय अवशोषण। और चौथा है खाद्य पदार्थों के संवहन में, खाद्य पदार्थों के संवहन में ये पाया जाता है, ये आवश्यक होता है। तो साथियों यहां पर आपको याद रखने वाली बात है मुख्य रूप से विसरण के बारे में। तो विसरण का महत्व कहां कहां होता है, विसरण क्यों आवश्यक है, पौधों के लिए बात कर रहे हैं अपन, पौधों के लिए विसरण क्यों आवश्यक है। तो पौधों के लिए विसरण श्वसन और प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के लिए आवश्यक है, वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक है। अब ये बहुत सारी क्रिया अगर आपको पता नहीं है
कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, शोषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो अपन एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा। वाष्पोत्सर्जन में आवश्यक है, पौधों में निष्क्रिय अवशोषण जो होता है उसमें ही आवश्यक है, खाद्य पदार्थों के संवहन में ही आवश्यक है कि भोजन को ऊपर कैसे ले जाना, उसमें ये विसरण आवश्यक है। तो यहां पर ये विसरण के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको नॉलेज बता दिया साथियों। उसके बाद दूसरा पॉइंट अपने जो आता है, एक एक करके जल से संबंधित जितनी भी बातें जल संबंध में वो अपन पढ़ेंगे, भले 2-3-4 वीडियो हो जाए तो हो जाए, लेकिन जल संबंध को अच्छी तरह से आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि पौधों में जल का जो रिलेशन होता है वो किस तरह से होता है, वाटर रिलेशन। उसके बाद दूसरा आता है पारगम्यता, या इसको परमेबिलिटी बोलते हैं, पारगम्यता। किसी झिल्ली से पदार्थों की विसरण की दर कितनी है, किसी झिल्ली से मतलब मान लीजिए ये झिल्ली है, यहां पर ये कोई झिल्ली है, ये पात्र है, इसके बीच में झिल्ली लगा दी है, बीच में यहां पर किसी भी पदार्थ के अणु भरे हुए, ये इस तरह से देखिए, इधर किसी पदार्थ के अणु भरे हुए हैं, तो पदार्थ के अणुओं के यहां से, जैसे ये ए भाग है, सॉरी ये ए भाग है और ये बी भाग है इस पात्र का, यहां पर पदार्थ के अणु भरे हुए, बीच में ये झिल्ली लगी हुई है। अब ये झिल्ली किसकी है वो अभी आपको नहीं बताया जाएगा, अब बाद में बताऊंगा मैं कि ये झिल्ली है। अब इस झिल्ली में से पदार्थ के अणुओं का विसरण इधर इधर कितना होता है, विसरित होने की दर कितनी है, उसको अपन पारगम्यता कहते हैं। तो पारगम्यता की परिभाषा आप याद रखना कि किसी झिल्ली से पदार्थ के अणुओं का विसरण जो होता है उसको अपन पारगम्यता बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, पारगम्यता बोलते हैं। तो पारगम्यता में जिस दर से गति से किसी झिल्ली द्वारा पदार्थ विसरित होते हैं उसको अपन पारगम्यता कहते हैं, और विसरण की इस दर को झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। विसरण की दर जो होती है, विसरण की दर झिल्ली की पारगम्यता कहलाती है, झिल्ली की पारगम्यता कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना है कि पारगम्यता किसे कहते हैं, परमेबिलिटी किसे कहते हैं, कि झिल्ली से वितरित होने की जो दर होती है, कोई भी झिल्ली हो, भले वो कपड़े की झिल्ली हो, उसके बाद अर्ध पारगम्य झिल्ली हो, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली हो, चमड़े की झिल्ली हो, ठीक है। तो यहां पर झिल्ली अलग अलग प्रकार की होती है और इसके आधार पर ही अपन को पारगम्यता देखने की, पारगम्यता कि किसी भी पदार्थ, किसी भी झिल्ली में पदार्थ के अणुओं का आदान प्रदान कितना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि यहां पर पानी का एक पात्र भरा हुआ है, उसके बीच में आपने एक कपड़े की झिल्ली लगा दी, तो पदार्थ के अणुओं का गमन होगा, निर्बाध रूप से होगा, यानी कि बहुत ही तेजी से पदार्थ के अणुओं का गमन एक ओर से दूसरी ओर होगा। अगर मैं यहां पर एक प्लास्टिक की परत लगा दूं तो पदार्थ के अणुओं का गमन नहीं के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर एक ऐसी झिल्ली लगा दूं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली लगा दूं, तो इसमें से कुछ अणु इधर जाएंगे और कुछ अणु इधर नहीं जाएंगे। तो यह किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यह झिल्ली की पारगम्यता पर डिपेंड करेगा। तो पारगम्यता किसे कहते हैं कि पदार्थ के विसरण की जो दर होती है वो झिल्ली में कितनी होती है, उसके आधार पर अपन पारगम्यता को डिफाइन करते हैं। पारगम्यता किसे कहते हैं साथियों, ये इसका उत्तर दिया जा सकता है। अब यहां पर अपन बात करें तो पारगम्यता कितने प्रकार की होती है, तो पारगम्यता यहां पर देखा जाए, पारगम्यता के बारे में तो आप समझ गए। सबसे पहले पारगम्यता किसे कहते हैं कि किसी भी झिल्ली के अंदर होने वाले पदार्थों के विसरण की दर को पारगम्यता कहते हैं। पारगम्यता झिल्ली के आधार पर डिपेंड की जाती है, डिफाइन किसके आधार पर की जाएगी, झिल्ली के आधार पर। पारगम्य झिल्ली कितनी पारगम्य है कितनी नहीं है वो अपन उसके आधार पर बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहां पर आपको देखा जाए कि पारगम्यता कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले अपारगम्य, दूसरा होता है पारगम्य, तीसरा होता है अर्धपारगम्य
और चौथे प्रकार का जो पारगम्यता होती है उसको चयनात्मक या वर्णनात्मक पारगम्यता कहलाती है। तो यहां पर 4 प्रकार की पारगम्यता आपके सामने है साथियों। देखिए, सबसे पहला आएगा अपारगम्य, दूसरा है पारगम्य, तीसरा है अर्धपारगम्य, चौथा है चयनात्मक या वर्णनात्मक पारगम्यता। सबसे पहला जो झिल्ली आपको बताइए, इस प्रकार की झिल्लियों द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। यहाँ अपारगम्य झिल्ली का मतलब, अगर आपने बीच में अपारगम्य झिल्ली रख दी है, इसका मतलब पदार्थों के कणों का आदान प्रदान नहीं होगा, बिल्कुल शून्य होगा, नहीं होगा। जैसे कि कोशिका भित्ति। अब ये ऐसी झिल्लियां कौन कौन सी है? कोशिका भित्ति। इसके बाद दूसरा है साथियों कार्क कोशिका भित्ति। उसके बाद क्यूटीन द्वारा आवृत कोशिका भित्ति, इसमें बिल्कुल पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। पारगम्य, इस प्रकार की झिल्लियों में पदार्थों का आदान मुख्य रूप से होता है, जैसे कि कोशिका भित्ति, सभी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। सिंपली कोशिका भित्ति जो होती है, ये तो कार्क कोशिका भित्ति, याद रखना। अपारगम्य कौन सी होती है? कार्क सुबेरिन वाला जो होता है, कार्क कोशिका भित्ति जो होती है, उसमें पारगम्य यानी कि पूरे पदार्थों का आदान प्रदान निर्बाध रूप से होगा, उसको अपन कोशिका भित्ति का उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद अर्धपारगम्य, ऐसी झिल्लियां सामान्यतः विलय के अणुओं के लिए अपारगम्य होती है, परंतु विलायक के अणुओं के प्रति, विलायक के अणु जो होते हैं वो तो पारगम्य हो जाते हैं, लेकिन विलय के अणु पारगम्य नहीं होते। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे आपने एक पात्र में शक्कर से बना हुआ घोल लिया है, पानी में शक्कर का घोल लिया है, तो यहां पर क्या होगा? पानी के जल के अणुओं को तो जाने देगी, लेकिन शक्कर के जो अणु है उनको जाने नहीं देगी। उसको अपन कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। उसको अपन यानी कि विलायक के अणुओं को जाने देती है। विलायक कौन सा हुआ इसमें? विलायक के अणुओं को तो जाने देगी, जल के अणुओं को तो जाने देगी, लेकिन विलय के अणुओं को नहीं जाने देगी। तो ये झिल्लियां जो होती है, जैसे कि चर्मपत्र, बकरे का आमाशय, उदाहरण इसका है चर्मपत्र, बकरे के आमाशय की झिल्लियां, बकरे के आमाशय की झिल्लियां, ये इस प्रकार के 2 एग्जाम्पल अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबिलिटी कहते हैं इसको। उसके बाद चौथा होता है चयनात्मक पारगम्य। इस प्रकार की झिल्लियों में से कुछ पदार्थ या अणु आयन आसानी से और कुछ धीरे धीरे पारगमित होते हैं, और कुछ अणु आदान प्रदान संभव नहीं होता है, जैसे कि रिक्तिका झिल्ली, रिक्तिका झिल्ली। उसके बाद कोशिका की झिल्लियां। अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ साथियों? चयनात्मक मतलब कुछ पदार्थ के अणुओं को तो वो जाने देंगे, कुछ पदार्थ के अणु जो होते हैं उनको बिल्कुल नहीं जाने देंगे, और कुछ पदार्थ के अणुओं को अर्ध रूप से जाने देंगे, यानी कि ये तीनों प्रकार की होती है। तो ये 4 प्रकार की झिल्लियां जो आपके सामने है। पारगम्यता कितने प्रकार की होती है? तो पारगम्यता 4 प्रकार की होती है, अपारगम्य, पारगम्य, अर्धपारगम्य और चयनात्मक पारगम्य। अपारगम्य में कार्क कोशिका भित्ति, इसमें बिल्कुल भी पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। पारगम्य में कोशिका भित्ति, इसमें बिल्कुल सभी प्रकार के पदार्थों का आगमन हो जाता है, आदान प्रदान होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली वे होती है जो विलायक के अणुओं को तो जाने देती है, लेकिन विलय के अणु होते हैं उनको जाने नहीं देती है। और इसके बाद चयनात्मक पारगम्य में चयन करके जो कुछ काम के होते हैं उनको अंदर जाने दिया जाता है, जो काम के नहीं होते उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, तो इसको अपन चयनात्मक पारगम्यता कहते हैं। बस साथियों, तो यहां पर ये पारगम्यता के बारे में 4 प्रकार के जो बिंदु है वो मैंने आपको बताए। अब जल संबंध में और मैं वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, तो ये आपको साथियों ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। नमस्ते, वंदे मातरम, जय भारत, और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और भारत को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।